नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने उन प्यारे दोस्तों, उन प्यारे साथियों, उन प्यारे विद्यार्थियों से एक बार फिर से आग्रह करना चाहता हूं जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि दोस्तों संविधान की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों आइए दोस्तों, जैसा हम लोग संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में मौलिक अधिकारों की अवधारणा के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझा कि अधिकार क्या है, मूल शब्द क्या है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है और मूल अधिकार क्या है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम दोस्तों विस्तार पूर्वक वहाँ पर अपनी पिछली वीडियो में हम किए हुए हैं। तो उन दोस्तों से मैं आग्रह करना चाहता हूं जो हमारी उस पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से उसे समझ सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों जैसा आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, जैसा हम लोग कल इस पर चर्चा भी की है कि मूल अधिकार कहते किसे हैं, तो आज हम लोग भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों देखिए, अगर हम भाग की बात करें तो मूल अधिकार किस भाग में है दोस्तों? भाग 3 में है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान का मैग्ना कार्टा। अब ये जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद होगा दोस्तों 12 से लेकर 35 तक। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? स्रोत क्या है इसका? तो इसका स्रोत है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया, यूएसए। अब इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति है दोस्तों इसकी सकारात्मक प्लस नकारात्मक। सकारात्मक प्लस नकारात्मक। सकारात्मक दोस्तों गौण रूप से और नकारात्मक मुख्य रूप से। अब दोस्तों क्या यह मूल अधिकार वाद योग्य है? तो कल हमने इस पर चर्चा की थी कि यह जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, यह क्या है दोस्तों? यह वाद योग्य है। वाद योग्य है। और यह वाद योग्य है, यह किसने बताया था कि मौलिक अधिकार एक वाद योग्य है? तो हमने कल एक समिति की चर्चा की थी दोस्तों, जिस समिति का नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम कहें कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? संविधान के स्टार्टिंग में जब हम समितियों को पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी इसकी चर्चा हम किए हैं दोस्तों। तो ज़रा आप लोग बताइए कि जो मूल अधिकार समिति थी,
समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसी मूल अधिकार समिति में दोस्तों एक उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार उप समिति, उस समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ मूल अधिकार का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये किस भाग में है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बेहद ही आवश्यक है। फिर से इसे देख लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों इसे हम यफार कहें, इस मूल अधिकार को क्या कहें? यहाँ से यफ ले लीजिए, यहाँ से आर ले लीजिए, एफआर। अब दोस्तों ये हिंदी में भी लिख कर आ सकता है एफ आर। अब अगर आपसे देखिए दोस्तों, ये जो राजस्थान और झारखंड में जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं दोस्तों, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछे जाते हैं वहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में एफआर का उल्लेख किया गया है। और हम लोग पढ़े क्या हैं? हम लोग रटे किस चीज़ को है? मूल अधिकार। अब वहाँ पर किस शब्द का उल्लेख किया कर रहा है? एफआर का। अब जैसे ही ये नई शब्दावली हमारे सामने आ जाती है तो हम ये इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये नई शब्दावली हम तो अभी तक पढ़े ही नहीं है, ये कहाँ से आ गई? तो दोस्तों इसी एफआर का ही मतलब होता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, और जिसका उल्लेख, इस फंडामेंटल राइट का उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 3। जब आप एफआर का मतलब समझ जाएंगे कि एफआर को ही मूल अधिकार कहते हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे घुमाए कि चाहे एफआर पूछे चाहे मूल अधिकार पूछे किस भाग में है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? भाग 3 में। इस भाग 3 को दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी चर्चा हम लोगों अपनी पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक किए हुए हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो क्या होगा आंसर? अमेरिका अर्थात USA। ठीक है, अब इसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? इसकी प्रकृति है सकारात्मक प्लस नकारात्मक दोनों। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? क्या वह सकारात्मक है? केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक? दे दिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। तो क्या कैसी प्रकृति है इसकी? सकारात्मक भी है दोस्तों, नकारात्मक भी है। लेकिन अंतर क्या है इसमें? यह आंशिक रूप से सकारात्मक है, जबकि मुख्य रूप से क्या है? नकारात्मक है, निषेधात्मक है दोस्तों। यह राज्यों को क्या करता है? नकारात्मक निषेध करता है अधिकारों के हस्तक्षेप में। ठीक है, अब क्या यह मूल अधिकार वाद योग्य है? क्या अगर कोई भी प्राधिकारी या कोई भी सरकार या राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो क्या इस मूल अधिकार पर न्याय निर्णयन योग्य है? क्या इस मूल अधिकार पर रीट जारी की जा सकती है? क्या हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है? वाद योग्य है। और यह वाद योग्य है, यह दोस्तों किसने बताया था? तेज बहादुर सप्री समुत ने यह सुझाव दिया था कि मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। ठीक है, अब मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मूल अधिकार की समिति के अध्यक्ष आप लोग, हमने इसकी चर्चा पहले भी की रखी है। तो कौन है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं।
मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आचार्य JB कृपलानी साहब हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ थी मूल अधिकार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में आप सब लोगों को जानना बेहद ही आवश्यक है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अब आगे की। आइए दोस्तों देखते हैं अब आगे क्या है। अब दोस्तों हमने कल कहा था कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार, इस मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है, ज़रा इसको भी यहीं पे समझ लीजिए। एक तरफ दोस्तों आप लिख लीजिए मूल अधिकार या FR मूल अधिकार, और दूसरी तरफ कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार ज़रा इसको समझ लीजिए, इसमें अंतर क्या है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि भारतीय मूल संविधान में कितने मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार यह दोस्तों संविधान द्वारा, या यूं कहिए संविधान सभा द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। संविधान में शामिल किया गया है और संविधान के द्वारा इसे नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो मूल अधिकार है यह संविधान सभा द्वारा संविधान में शामिल किया गया है और संविधान के द्वारा नागरिकों को इसे प्रदान किया गया। जबकि कानूनी अधिकार दोस्तों क्या होता है? कानूनी अधिकार संसद द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होता है, और संसद किस माध्यम से? अधिनियम बनाकर दोस्तों, अधिनियम बनाकर अर्थात एक विधि बनाकर यह नागरिकों को प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, यह नागरिकों को प्रदान करती है। अब आगे चलिए, और क्या इनमें अंतर है? मूल अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब लागू किया जा सकता है न्याय निर्णय में। जबकि कानूनी अधिकार दोस्तों सामान्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, फिर आगे चलिए, और क्या है इसमें दोस्तों? मूल अधिकारों का उल्लंघन प्रायः दोस्तों राज्य करता है। प्रायः कौन करता है? राज्य करता है। जबकि कानूनी अधिकार का उल्लंघन साधारण सामान्य व्यक्ति करता है। कौन करता है दोस्तों? सामान्य व्यक्ति करता है। ठीक है, और आगे क्या है? यह जो मूल अधिकार होता है दोस्तों, यह कानूनी अधिकार से सर्वोच्च होता है, बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल अधिकार और कानूनी अधिकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी, जिसके बारे में आप लोग अंतर समझते रहिए कि मूल अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है। मूल अधिकार संविधान सभा द्वारा संविधान में शामिल किया गया और संविधान ने इसे नागरिकों को प्रदान किया। जबकि कानूनी अधिकार संसद ने एक विधि बनाकर, अधिनियम बनाकर नागरिकों को प्रदान किया है। मूल अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि कानूनी अधिकार सामान्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, मूल अधिकार का उल्लेख प्रायः राज्य करता है, जबकि कानूनी अधिकार का उल्लंघन कौन करता है? सामान्य रूप से व्यक्ति करता है। मूल अधिकार का उल्लंघन प्रायः राज्य करता है, जबकि कानूनी अधिकार का उल्लंघन साधारण व्यक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आइए दोस्तों अब आगे की ओर देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे मूल संविधान में। तो दोस्तों मूल संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। कितने प्रदान किए गए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार था, इसे मूल अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया दोस्तों? हटा दिया गया। अब इसे दोस्तों इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद
क कहिए या ए कहिए दोस्तों, अनुच्छेद 300 क के तहत इसे क्या घोषित किया गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। फिर से समझिए, भारतीय मूल संविधान में जिस समय संविधान को लागू किया गया उस समय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वें में आगे चल के दोस्तों 44वें में संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार प्रदान किया गया था नागरिकों को अनुच्छेद 31 के तहत, अब उसे क्या किया गया दोस्तों? हटा दिया गया। अब उसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अब अगर हम कहें दोस्तों वर्तमान संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो आप क्या कहेंगे? 6 प्रकार के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, 6 तरह से, जिनकी चर्चा अब हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल संविधान था 7 अधिकार। वर्तमान संविधान में कितने अधिकार? 6। कितना कम हुआ? 1 अधिकार कम हुआ। कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है। इसे हटाया गया किस संशोधन के द्वारा? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं कि वर्तमान संविधान में जो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, वे कौन कौन से हैं? ज़रा इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। एक ट्रिक के माध्यम से ये 6 के 6 अधिकारों को समझने का प्रयास करिए। एक बार इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेंगे तो आपको जितने 6 मूल अधिकार हैं उन्हें याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों वो ट्रिक कौन सी है। समस्त स्वशोध धर्म संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से इसको जरा देख लीजिए। समस्त स्वशोध धर्म व संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो जरा इसको समझिए, ये जो शोध हो रहा है किसके लिए किया जा रहा है? धर्म व संस्कृति के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल ट्रिक दोस्तों आप लोगों को 6 मूल अधिकारों को याद करने के लिए है। यह जो शोध हो रहा है यह किसके लिए हो रहा है? धर्म और संस्कृति के लिए। क्या करने के लिए? इनका उपचार करने के लिए। क्या करने के लिए? इनका उपचार करने के लिए। अब देख लीजिए ये क्या क्या है। तो इधर एक को हम लोग समझेंगे। समस्त का मतलब होगा दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है दोस्तों, 100 का मतलब दोस्तों आप लोग समझ भी गए होंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोध का मतलब दोस्तों, शोध का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद क्या होगा इसका? 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24।
धर्म से दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति से दोस्तों संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। उपचार से मत दोस्तों उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, जरा इसको फिर समझिए, आप ट्रिक को समझिए। समस्त शोध जो हमने शोध किया, जो शो का मतलब अपना। ठीक है दोस्तों, ज़रा इसे याद करने के लिए आपको ये चीज़ बता रहे हैं। जो हमने शोध किया, किसके लिए शोध किया? धर्म व संस्कृति के लिए किया। किस लिए किया? उपचार के लिए किया। कैसे उपचार के लिए किया? संवैधानिक उपचार। ठीक है, जो उपचार किया जा रहा है वह कैसा उपचार हो रहा है? संवैधानिक उपचार। अर्थात जो ये समानता, स्वतंत्रता, शोध, धर्म, संस्कृति जितने भी अधिकार हैं उनका अगर उल्लंघन होता है तो उनका उपचार किया जाएगा दोस्तों। कैसा उपचार? संवैधानिक उपचार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए समस्त क्या हो जाएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। शोध से क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। शोध दोस्तों, अगर दोस्तों ये धर्म नहीं लिखना चाहते दोस्तों तो आपको शोध से ही निकल आएगा। कैसे? केवल एक वर्ण को ले लीजिए, शब्द को शो से हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार और ध से हो जाएगा धर्म का अधिकार। ठीक है दोस्तों, चूंकि हमने यहाँ पर हर शब्द को अलग अलग लिया है इसलिए यहाँ पर धर्म को लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, धर्म से क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति से सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। जो उपचार है दोस्तों, कैसा उपचार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे क्या दोस्तों? अधिकार, 6 प्रकार के अधिकार जो वर्तमान समय में नागरिकों को प्राप्त हैं। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो मूल अधिकार है दोस्तों, ये जो मूल अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद हमने बताया था आपको 12 से 35 तक है। लेकिन जब हम स्पेशल अधिकारों की चर्चा करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 14 से। तो ये अनुच्छेद 12 और 13 क्या है, उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं दोस्तों अभी। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। 12 में आखिर है क्या? अनुच्छेद 12, इस अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा, अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 12 में क्या है तो 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 36 में भी परिभाषित किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 में ये जो राज्य है, जो राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं, राज्य किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ आप समझ जाइए कि ये जो राज्य शब्द है, यह जो भारत के 28 जो राज्य हैं उनके संदर्भ में नहीं है,
यह पर्सनल किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा है। यह जो राज्य है यह राजनीति में दोस्तों इस राज्य शब्द का मतलब दोस्तों संपूर्ण भारत से होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को समझ के रखिए। किसी स्टेट की बात नहीं हो रही, किसी जैसे मान लीजिए यह उत्तर प्रदेश स्पेशल राज्य की बात नहीं कर रहा है। यह राज्य का मतलब पूरे संपूर्ण भारत की चर्चा कर रहा है, संपूर्ण भारत की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझिए इस राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं। राज्य में संघ की सरकार व संसद। कौन शामिल होता है? संघ की सरकार व संसद। और कौन शामिल होता है? राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, और कौन शामिल होता है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब दोस्तों पंचायत व नगर निगम। ठीक है दोस्तों, अब जो इन तीनों के अलावा और कौन शामिल होता है जरा इसको भी समझ लीजिए। तीनों के अलावा जो सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं शामिल होती हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए। यह जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि कितने लोगों से मिलकर राज्य बनता है, राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं, तो यहाँ आप लोग समझ लीजिए। आज के बाद ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राज्य में कौन है? संघ सरकार अर्थात केंद्र की सरकार व विधायिका जिसे हम लोग संसद कहते हैं, राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट दोस्तों जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं, इसमें आ जाएगा पंचायत व नगर निगम। ठीक है, अब इन तीनों के अलावा वे लोग भी इसमें शामिल होते हैं जो सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वे व्यक्ति भी हो सकते हैं, संस्थाएं भी हो सकती हैं। जैसे दोस्तों जैसे LIC, ONGC। ठीक है दोस्तों, सरकारी विश्वविद्यालय। और कौन लोग शामिल होंगे दोस्तों? सरकारी विश्वविद्यालय हो गई, LIC हो गई, ONGC हो गया दोस्तों, BCCI। और कौन शामिल होगा दोस्तों? महारत्न कंपनियां इत्यादि। कहने का मतलब जो सरकार की शक्तियों का प्रयोग करती हैं वो चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्थाएं हो, वे सब क्या हैं? राज्य हैं। तो राज्य क्या है? संघ की जो सरकार है वो भी राज्य है, संसद भी राज्य है, राज्य की सरकार राज्य है, राज्य विधानमंडल भी राज्य है, स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायत व नगर निगम भी राज्य है, LIC भी राज्य है। चूँकि यह सरकारी है दोस्तों, यह सरकार की शक्तियों का प्रयोग करती है, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का प्रयोग करते हुए वो कार्य करती है। ONGC भी है दोस्तों। और क्या है? सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं वे भी, उन्हें भी राज्य का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। BCCI है, महारत्न जो कंपनियां हैं ये भी राज्य है। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए इसे ज़रा फिगर के माध्यम से। इसमें शामिल कौन होते हैं? ये जो सबसे ऊंची चोटी पे है ये क्या है दोस्तों? संघ अर्थात संघ की सरकार वो संसद। और ये जो दूसरे स्टेज पे हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राज्य। और जो तीसरे स्टेज पे हो जाएगा दोस्तों स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायतें व नगर निगम। ऊपर सबसे कौन है? संघ है,
इसके नीचे कौन है, राज्य है, इसके नीचे कौन है, स्थानीय अर्थात पंचायत व नगर निगम। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य को परिभाषित किया गया था, राज्य में कौन कौन शामिल हैं उनकी बेसिक जानकारी थी जो आप लोगों को हमने बता दी। इसको आप लोग जानते रहिए कि राज्य क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों और अनुच्छेद 13 को समझते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। आखिर अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 13, इस अनुच्छेद 13 में दोस्तों विधि को परिभाषित किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विधि की परिभाषा। अब जरा समझ लीजिए इसको, क्या कहा गया इसमें कि अगर राज्य किसी विधि के माध्यम से, क्या कह रहा है कि अगर ये जो राज्य है, और राज्य में कौन कौन है दोस्तों, अभी हमने चर्चा की अनुच्छेद 12 के माध्यम से, यदि राज्य किसी विधि के माध्यम से कोई ऐसी विधि बनाती है जो मूल अधिकार है, जो ये मूल अधिकार है, यह इन मूल अधिकारों को सीमित करती हो, अर्थात यह मूल अधिकारों से असंगत रखती हो। कहने का मतलब राज्य जो विधि बनाएगी, अगर उस विधि से दोस्तों हमारे आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, अगर उसे सीमित करने की कोशिश की जाती है, अगर यह जो कानून बना है, जो विधि बनाई गई है, वो मूल अधिकारों से असंगत है, वो मूल अधिकारों से मेल नहीं रखता, तब दोस्तों क्या किया जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है दोस्तों कि उसे विधि शून्य घोषित कर दे। क्या घोषित कर दे दोस्तों, विधि शून्य घोषित कर सकती है। तो जो वह विधि होगी, वह विधि जो मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधि होगी, उस विधि को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, विधि शून्य घोषित कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एकदम साधारण भाषा में इसे समझ लीजिए। देखिए, अगर कार्यपालिका या विधायिका या कोई प्राधिकारी किसी विधि के माध्यम से, किसी कानून के माध्यम से हमारे और आपके मूल अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करती है, अर्थात वह ऐसा कोई कानून बना देती है जो मूल अधिकारों से असंगत हो, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, विधि शून्य घोषित कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 13 के तहत दिया गया है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कानून पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्दावली मिल रही है कि विधि, एक शब्दावली मिली विधि। अब ये विधि क्या है, जरा इसको देख लीजिए। विधि में दो चीज़ याद रखिए दोस्तों। विधि, एक तो संविधान के पूर्व वाली विधि, पूर्व विधि, संविधान के पूर्व जो विधि बनाई गई है, और एक जो संविधान के बाद बनी, बाद। ठीक है दोस्तों, जो संविधान, यह अनुच्छेद 13 दोस्तों 13(1) में है और यह अनुच्छेद 13(2) में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो विधि बताई गई है दोस्तों अनुच्छेद 13(1) में संविधान के पूर्व की विधि, और अनुच्छेद 13(2) में क्या है, संविधान के बाद की विधि। अगर ऐसी विधि जो संविधान के पूर्व है, वह भी अगर विधि हमारे मूल अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा दोस्तों, विधि शून्य घोषित कर देगा। अगर ऐसी कोई विधि जो संविधान के बाद बनी, अगर उस विधि से भी मूल अधिकारों को सीमित किया जाता है, अधिकार वह जो विधि है वह मूल अधिकारों से असंगत रखती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस विधि को विधि शून्य घोषित कर देगी। दोस्तों इस शब्दावली एकदम याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि विधि, यह जो विधि है,
विधि में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं दोस्तों। विधि जो परिभाषित की गई है ये किस प्रकार की विधि है, तो देख लीजिए इसे दोस्तों। इसमें दोस्तों जो संसद व राज्य विधान मंडल जो कानून बनाएंगे वो भी क्या है, एक विधि है दोस्तों। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, मान लीजिए अधिकारों पर कोई अध्यादेश जारी किया, कौन प्रेसिडेंट, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की विधि है। सरकार कोई नियम जारी करे, कोई नियम लागू करे, तो वह भी क्या है, एक विधि है। सरकार अगर अधिसूचना जारी करे, अधिसूचना जैसे सरकारी नौकरियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई नियम बनाया जाए, कोई अधिसूचना जारी की जाए, तो वह भी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, विधि के अंतर्गत आता है। तो विधि के अंतर्गत इतने आते हैं कौन, संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, यह भी विधि है। अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है अधिकारों के संदर्भ में, वह भी विधि है। सरकार कोई नियम बनाती है, अधिसूचना जारी करती है, तो वह भी विधि है। इन विधियों के माध्यम से, ये जितनी दोस्तों विधि है, इन विधियों के माध्यम से भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट को असीमित करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात ऐसी विधि से, ऐसी अधिसूचना अगर सरकार जारी कर देती है जो मूल अधिकारों से असंगत रखती है, जो अधिकारों का हनन करती हो, जो अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करती हो, तो ऐसे विधि को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा दोस्तों, विधि शून्य घोषित कर देगा। क्या दोस्तों, क्या कर देगा, विधि शून्य घोषित कर देगा। अब दोस्तों एक प्रश्न उठता है कि जो अनुच्छेद 368 के तहत, जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं, क्या वह भी विधि के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते, उनकी चर्चा अब हम दोस्तों वाद के माध्यम से करने वाले हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ें हैं कि 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं, क्या वह भी विधि है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग वाद को देख लेते हैं कि इसके संदर्भ में जो वाद आए दोस्तों, क्या वह 368 के तहत जो संशोधन किए जाते हैं संविधान में या मूल अधिकार में, वह भी विधि के अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे, ज़रा हम लोग उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों 1951 में एक वाद आया जिसका नाम था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। एकदम क्लियर रूप से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, एकदम साधारण रूप से समझाएंगे। सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगेगी और स्पष्ट रूप से आपके समझ में भी आ जाएगी। 1951 में जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में जो वाद आया दोस्तों, इस वाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 368 के तहत, ध्यान से सुनिएगा, जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं, वह विधि में शामिल नहीं है। क्या है दोस्तों, वह विधि के अंतर्गत शामिल नहीं होती। तो कहने का मतलब इस वाद में क्या बताया गया, शंकरी प्रसाद वाद में, कि अगर संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान में कोई भी संशोधन करती है तो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात क्या निकला अर्थ दोस्तों, कि शंकरी प्रसाद वाद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है मूल अधिकार के साथ। ठीक है, मूल अधिकारों सहित संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है। जब वो विधि नहीं है
जब दोस्तों वो विधि में शामिल नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट उसे विधि शून्य तो घोषित करेगा नहीं। ठीक है, इसलिए संसद किसी भी प्रकार का इसमें बदलाव कर सकती है। अब दोस्तों आगे समझिए। अब 1965, इन डेट को याद रखिएगा दोस्तों, 1965। इसमें देखिए दोस्तों 1965 में और एक और डेट है दोस्तों 1967 और एक 1973। इन तीनों डेट को याद रखिएगा। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है दोस्तों, ज़रा हम इसे आप आगे मिटा देते हैं ताकि स्पष्ट से आप लोगों को समझ में दिखाई भी दे और समझ में आए। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया दोस्तों, तो जो शंकरी प्रसाद वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, सेम उसी निर्णय को यहाँ पर रहने दिया गया। कहने का मतलब अगर अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में बदलाव करती है तो वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगी। सेम यही बातें सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के अंतर्गत कही गई थी, जो वाद आया था। अब 1967, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। 1967 ये कौन सा वाद है, गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य। ये थोड़ा सा दोस्तों महत्वपूर्ण है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब दोस्तों इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए हैं। कुछ अपने निर्णय में जो न्याय दिया था उसमें कुछ बदलाव किया। क्या कहा कि जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में जो बदलाव किए जाते हैं वह अब विधि में के अंतर्गत शामिल होंगे। विधि के अंतर्गत क्या होंगे दोस्तों, शामिल होंगे। तो अब क्या हुआ दोस्तों, कहने का मतलब जब विधि में वह कानून के अंतर्गत शामिल हो गया तब इस वाद में बताया गया स्पष्ट रूप से दोस्तों, यह कहा गया कि जो संसद होगी वो अनुच्छेद 368 के तहत FR अर्थात फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया दोस्तों, वैसे ही सरकार ने संसद के जो सरकार थी हमारी, उसने संसद के माध्यम से एक अधिनियम, एक संशोधन पारित किया दोस्तों। वह कौन सा संशोधन था, वह दोस्तों था 24वां संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अब ये जो संशोधन किया गया था दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ किया गया, उस निर्णय को रद्द करने के लिए किया गया था। अब इसमें क्या कहा गया कि अगर जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में बदलाव होते हैं वे विधि के अंतर्गत नहीं आएंगे, कानून के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। जबकि गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य में क्या कहा गया था कि जो संशोधन होंगे वो विधि में शामिल होंगे, कानून के अंतर्गत आएंगे। इसी को बदलने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद ने पारित किया, जिसके माध्यम से कहा गया कि जो संसद 368 के माध्यम से संविधान में बदलाव करती है, परिवर्तन करती है, वह विधि के अंतर्गत नहीं आएंगे। अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में मौलिक अधिकारों सहित कोई भी बदलाव परिवर्तन कर सकती है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अब वाद आता है, उस वाद की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और वह वाद कौन सा है दोस्तों, वह वाद है केशवानंद बनाम भारत संघ। उसकी चर्चा जरा हम लोग बड़े स्पष्ट रूप से विस्तार से करते हैं। अब जरा दोस्तों देखिए 1973 में सबसे महत्वपूर्ण वाद, सबसे बहुचर्चित वाद केशवानंद भारती
वाद बनाम भारत संघ। ठीक है, केरल राज्य के संदर्भ में था दोस्तों यह वाद, केशवानंद भारती वाद। अब इसने क्या कहा दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया था दोस्तों, उसे इसके माध्यम से कानूनी मान्यता प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? कानूनी मान्यता प्रदान की गई। जो 24वां संविधान संशोधन 1971 है वह कानूनी रूप से क्या हो गया? लीगल हो गया, वैल्यू हो गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया दोस्तों, कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो संसद संविधान में बदलाव करती है, संशोधन करती है, वह संविधान में बदलाव कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, लेकिन दोस्तों आधारभूत या मूलभूत ढांचे के अंतर्गत ही कर सकती है। तो इस केशवानंद भारतीवाद में एक नई अवधारणा ने जन्म लिया। वह क्या था? आधारभूत संरचना, मूलभूत ढांचा। कहने का मतलब दोस्तों समझने का प्रयास करिए, यह जो दीवार है यह क्या है? आधारभूत ढांचा है। अब यहाँ भी जो संसद संविधान में बदलाव करेगी, ठीक है, वह इस दीवार के अंदर ही करेगी। कहने का मतलब इस आधारभूत ढांचानुमा दीवार के अंदर ही जितना संसद को उछल कूद मचाना है वो मचा ले इसके अंदर। इसके बाहर वो जाकर संविधान में संशोधन या बदलाव नहीं कर सकती। तो कभी कभी यह क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आधारभूत या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिखाई दिया? तो किस वाद में आया दोस्तों? केशवानंद भारतीवाद केरल राज्य के संदर्भ में आया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास आप लोगों को बेहतर से अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को, जो लगातार हर टॉपिक पर वीडियो बनाई जा रही है, अगर उन वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप आसानी के साथ देख सकते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।